पिछली वीडियो में मैं कंटिन्यूस कंपाउंडिंग की बात कर रहा था और उम्मीद है कि आपको खासी तक समझ में आएगा कि अगर मैं एक प्रिंसिपल अमाउंट $P बोरो करता हूँ, उधार लेता हूँ और इंटरेस्ट रेट फर्स्ट कर दीजिए कि मैंने कहा कि R जो है वो 10% मैंने लिया, यानी कि 10R है और कंटिन्यूस कंपाउंडिंग उसकी हो रही है और कंपाउंडिंग भी ऐसे हो रही है कि एक सेकंड के अरब में, खरब में, पदमवें हिस्से तक में कंपाउंडिंग हो रही है। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि जो फाइनल पेमेंट, जो फाइनल अमाउंट जो होगी वो P(e⁻⁴ के बराबर होगी। यहां तक हम पिछली वीडियो में पहुंच गए थे। अब अगर मैं 2 साल के लिए करूं, 4 साल के लिए करूं, वो फिर बात क्लियर होती जाएगी। P(r) जो है वो कितने डॉलर बनेंगे, पहले ये होगा, ये प्रिंसिपल अमाउंट है और ये पहले पीरियड के अख्ताम पर है। ये जब मेरे पास ये कि टाइम जो कहते हैं कि रीबोरो, समझ लीजिए कि पहले पीरियड खत्म होने के बाद रीबोरो किया गया है। अब दूसरे में क्या होगा, दूसरे में ये होगा कि P(e⁻⁴ और साथ ही साथ क्योंकि नए प्रिंसिपल अमाउंट जो है हमारे पास P नहीं है बल्कि वो P(e⁻⁴ है, लिहाजा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा e⁻⁴ से, तो ये जाएगा P(e⁻²R) के बराबर हो जाएगा, P(e⁻²R) के बराबर हो जाएगा। अब एक और साल अगर गुजरेगा तो फिर ये P(e⁻3R) हो जाएगा, यानी कि ई की जो पावर है वो R से मल्टीप्लाई होकर बढ़ती चली जाएगी क्योंकि इंटरेस्ट की जगह कंपाउंडिंग हो रही है। पहले साल के बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा और इस तरह से करते 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 R फर्ज कर लीजिए कि T पीरियड्स अगर गुजरते तो फिर ये P(e⁻⁴ जो फाइनल पेमेंट होगी वो P(e⁻⁴RT) के बराबर होगी कंटिन्यूस कंपाउंडिंग की सूरत में। और आपको अगर ये कंपाउंडिंग का सारा जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत एब्स्ट्रैक्ट लग रहा हो तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर मैं $1000 मैंने उधार लिए किसी बैंक से या चलिए आपसे, और ये तय पाया कि एनुअल जो इंटरेस्ट रेट है वो 25% होगा, यानी कि पर एनम साल में 25% उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो मेरे पास R आ गया 0.25, यानी कि एक्चुअल का 0.25 और टाइम जो है वो फर्ज कीजिए, मैं कहता हूं कि ये 3 साल के लिए ये लोन $1000 का जो लोन है ये कंटिन्यूस कंपाउंडिंग की शर्त पर लिया गया है। अब सवाल ये कि 3 साल गुजरने के बाद क्या होगा, तो ये 1000 वो हमारा जो फार्मूला P(e⁻⁴RT), तो यहाँ पर 0.25 मेरा R है और टाइम मेरे पास T जो है वो 3 साल, जो सॉरी ये मैं T लिख गया, इसको मैं सही कर लूँ, ये 3 साल यानी कि 0.25 और ये जगह 1000 इंटू E, 0.25 इंटू 0.3 हो जाएगा 0.75, ये हो जाएगा। अब कितना होगा ये मैं E की वैल्यू रख के e⁻, ये एक्सेल से अगर आप वाकिफ हों तो ये एक्सेल में ये E को 1000 लिखा मैंने और मल्टीप्लाइड बाय, और इसको EXP एक्सपोनेंट लिखा जाता है और इसमें फिर ये 0.75 मैंने लिखा। तो ये जो मेरे पास अमाउंट आया, मेरा आंसर नीचे मौजूद है, ये बहुत नीचे, ये रहा, ये है मेरे पास, ये रहा मेरा जवाब। तो 3 साल के बाद जो मुझे अमाउंट वापस करनी होगी वो $2117 वापस करनी होगी 25% रेट के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से, और जबकि इंटरेस्ट जो है वो 25% है, यानी कि 0.25 है R की वैल्यू। और बहुत से लोग आपने देखा होगा कि वो जिस कहना चाहिए कि 25% को उनको बहुत ज़्यादा जो बड़ा नहीं समझते, उनकी समझ में मेरा ख्याल है, उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा कि बज़ाहिर ये छोटी नज़र आने वाली रकम भी कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के नतीजे में कितनी बड़ी हो जाती है। अब एक और मिसाल देखते हैं, ज़रा कदरे मुश्किल और पेचीदा और शायद आपको टेक्स्ट बुक में भी ना मिले। मैंने $50 बोरो किए, उधार लिए कंटिन्यूस कंपाउंडिंग की शर्त पे, और रेट जो है वो मुझे नहीं मालूम। 10 साल के बाद ये रकम अगर $500 पर पहुंच जाती है, यानी कि कर्जा बढ़ते बढ़ते कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के नतीजे में ये कर्जा बढ़ते बढ़ते $500 पर पहुंच जाता है, तो फिर क्या होगा, एक बार फिर वही P(e⁻⁴RT) वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो मेरे पास जो फाइनल पेमेंट जो है वो है 50E
और टी जो है मेरे पास 10 है, आर मुझे नहीं मालूम, रेट मुझे मालूम करना है। ये रकम जो है ये 500 के बराबर हो जाएगी, यानी कि ये फाइनल पेमेंट या फाइनल अमाउंट मेरे पास आ गई। तो अब मैं दोनों साइड से 50 से डिवाइड करूंगा तो जगह ई रेज़्ड टू द पावर 10 आर, ये हो जाएगा 10। अब मैं दोनों तरफ से मैं लूंगा इसका, क्या करूंगा, मैं इसको लॉगारिथम दूंगा, इसका लॉग लूंगा, लॉग टू द बेस ई, दोनों तरफ से मैं नेचुरल लॉग लूंगा या लॉग टू द बेस ई लूंगा, तो ये हो जाएगा लॉग टू द बेस ई 10। और जब लॉग टू द बेस ई को हम बात करते हैं तो ये दरअसल इसको हम एल एन भी लिखते हैं, जो कि नेचुरल लॉग है। और शायद इसको नेचुरल लॉग इसलिए भी कहा जाता है कि ये बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना में, मज़ाहिर फितरत में हमें नजर आता है, और शायद इसीलिए इसको हम नेचुरल लॉग भी कहते हैं। तो बहरहाल अब यहां पर लॉग ई, लॉग टू द बेस ई 10, यानी कि 10 का नेचुरल लॉग क्या होगा, ये मैंने लिखा एलन, ये आ गया जनाब, ये मेरा जवाब नीचे की तरफ कितना आया जनाब, ये मेरे पास 2.3 कुछ आया है। तो ये हो जाएगा, ये लॉग टू द बेस ई जो है ये दरअसल यूं समझ लीजिए कि बेस भी ई है और ये 10 आर है, लिहाजा ये जो है ये पूरा का पूरा जो है ये इसको कुछ इस तरीके से होगा, ये हो जाएगा 10 आर हो जाएगा, क्योंकि लॉग जो है इस ई को की पावर को खत्म कर देगा, यूं कि पावर को कोफिशिएंट के तौर पर ले आएगा, आप कह सकते हैं। तो ये ई खत्म हो जाएगा, लॉग भी खत्म हो जाएगा, दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। तो 10 आर इज इक्वल टू 2.30, जो कि 10 का नेचुरल लॉग होता है। और याद रखिए ये पावर नहीं है, ये 10 आर है। दोनों साइड्स को मैं जब 10 से डिवाइड करूंगा तो आर मेरे पास हो जाएगा 0.23, यानी जो इंटरेस्ट रेट है वो 23% था कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के हिसाब से। तो इस तरह से ये सिलसिला हमने ये देखा कि 10 साल के बाद सिर्फ 23% कंपाउंडिंग मतलब रेट रखने पर कंपाउंड इंटरेस्ट जो था वो कंपाउंड इंटरेस्ट के नतीजे में अमाउंट बढ़ते बढ़ते वो $500 तक पहुंच गई। और मैं ये चाहूंगा कि आप इन वीडियोस को अगर समझ में ना आ रहा हो, खासतौर पर लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप अच्छी तरीके से समझ लें, ये दूसरी प्लेलिस्ट में भी मौजूद है। तो और ये लिमिट 1 + 1/n टू द पावर n, ये जो चीज़ है ये जो आप याद रखिए कि इसमें आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन n की वैल्यू जो नीचे है वो ऊपर ही होगी, यानी कि जो डिनोमिनेटर में है वही पावर होगी, अलग अलग वैल्यूज आप नहीं रख सकते। तो इसी तरीके से ये p r t जो है ये फार्मूला अक्सर लोग रट लेते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये फार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुक्रिया।